50 खोखे एकदम ओके, इस तरीके के नारे लगाते थे। जिम्मे 8 दिन भी नहीं हुए उनको। पार्टी को डेवलप करने में कोई योगदान नहीं, बल्कि वो गए तो हम तो समझते इस पार्टी खान गई, क्योंकि औरंगाबाद जिले में पार्टी को नहीं बढ़ने देने वाले ये लोग। ये जो सेकुलर ताकतें हारी है, 2000, 5000, 4000 इन्होंने जो वोट लिए और वो सेकुलर जमातें हारी हुई। तो आज की त्यांनी विश्व प्रतिज्ञा केली होती की काही जरी झालं तर आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत सत्तेमध्ये जाणार नाही। घर में 4 भाई है, 2 भाई का दूसरी तरफ जाके घर बना रहे, तो उसको हम क्या करेंगे? हमारा घर तो मजबूत है, हम तो मजबूत है, हम थोड़ी भी टीम है। सिर्फ आज गए वाले हमारे सिर्फ 9 लोग हैं और बाकी के लोग अभी हमारे पवार साहब के संपर्क में हैं। आमदारों के जाने से पार्टी आवाम नहीं जाती, बल्कि पब्लिक के दिल में विश्वास पैदा हो रही है कि जिनको हमने वोट शरद पवार को देख के दिया था, जिनको हमने घड़ी के नाम पे वोट दिया था, जिनको हमने राष्ट्रवादी के नाम पे वोट दिया था, गद्दार है जी, गद्दार है। जिस चाचा ने शुरू से लेकर आखिर तक बड़ा करा, जिसकी पहचान लिए, और ये उम्र में 80-84 साल की उम्र में धोखा दे रहे, अरे गद्दार से बुरा लफ्ज है ये। आज जो ये पत्रकार परिषद हमने इसलिए रखी, 5 तारीख को हमारे नेता आदरणीय पवार साहब और जैन पाटिल साहब ने पूरे कार्यकर्ता बम्बई में बुलाए और 5 तारीख को हम 1 बजे हमारी जो भी राष्ट्रवादी के जो पवार साहब को मानने वाले, पवार साहब को चाहने वाले, ये पूरे बम्बई को 1 बजे सबके सब जाएंगे। और आज हम पत्रकार परिषद इसलिए लिए कि कल कुछ लोग वो बोल रहे थे कि तुम कहाँ जाएंगे, मेरे को तो इतने फ़ोन आ रहे थे कि भाई अभी कैसा करेंगे। मैंने बोला कि हमारा नेता आदरणीय पवार साहब है और पवार साहब इतने मजबूत है, सबको घर को भेजे सिवा वो जाएंगे नहीं। और आने वाले वक्त में बीजेपी को बहुत बड़ा डर हुआ और इतना डर रही पवार साहब को कि वो पहले दिन से पवार साहब ही टारगेट है। और एमआईएम भी यहाँ किसी को नहीं, सिर्फ राष्ट्रवादी अब तुम्हारा कैसा हुआ, तुम कहाँ जाएंगे, कैसा करेंगे। मगर हम राष्ट्रवादी ऐसी पार्टी है, आदरणीय पवार साहब हमारा ऐसा नेता है, सारे समाज को लेकर चलने वाला एक ही नेता है और सारे देश को जुड़ा रहा है, वो एक ही नेता है, वो पवार साहब। आने वाले वक्त में 24 में हम सब मिलकर औरंगाबाद में गली गली बोल में हम घूमेंगे और आने वाले वक्त में अमदार नगर के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हमारे पवार साहब के नेतृत्व में हम ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएंगे। 50 खोखे एकदम ओके, ये घोषणाबाजी आपने की थी, अब ये भाजपा के लिए क्या घोषणाबाजी करेंगे? ये 50 खोखे वो अलग थे, मगर ये आज जो हमारे 9 साथी बैठ रहे, जो बाकी वाले हमारे जाएंगे नहीं जाएंगे वो पता नहीं, वो वापस भी आ सकते। सिर्फ आज गए वाले हमारे सिर्फ 9 लोग हैं और बाकी के लोग अभी हमारे पवार साहब के संपर्क में हैं, जयंत पाटिल साहब के संपर्क में। यही घोषणा है कि बाकी के नहीं ले जाएंगे, जो 9 लोग गए हैं उनके लिए वही घोषणा है। आने वाले वक्त में लोग पब्लिक बताएंगे उनको, जो भी जाएंगे। आप जो बोल रहे हैं ना, वो नारे के बजाय आप एक बात समझ लीजिए ना कि जो लोग, जिसमें धनंजय मुंडे भी शामिल थे, अजीत दादा थे, ये जो वो विधान भवन के चौक इस पर स्टेप्स पर जो इस तरीके से 50 खोखे एकदम ओके, इस तरीके के नारे लगाते थे, जिम्मे 8 दिन भी नहीं हुए उनको। आज वो उनके साथ मंत्रिमंडल में मंत्रिपद लेके बैठे हुए, मंत्रिपद लेकर बैठे हुए। इससे और ज़्यादा शर्मनाक बात किस चीज़ की हो सकती है? देखिए, कल जो घटना घड़ी है, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत को के मुंह पर काली पोंछने के मुआसिर है। इन्होंने ये बात साबित कर दी, इस देश की सत्ताधारी पार्टियों ने साबित कर दी कि वो जमहूरियत को मानते नहीं और जमहूरियत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज कुछ लोग ईडी, सीडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इसके दबाव डालकर पार्टियाँ फोड़ने का धंधा शुरू किया है। लेकिन याद रखिए, जनता जब जाग जाती है तो इनके सामने पहाड़ भी आए तो बह जाता है। अब आने वाले लोकसभा इलेक्शन, कर्नाटक के रिजल्ट आपने देखें, अब लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, ज़्यादा दिन नहीं, 6 महीने। आमदारों के जाने से पार्टी आवाम नहीं जाती, बल्कि पब्लिक के दिल में विश्वास पैदा हो रही है कि जिनको हमने वोट शरद पवार को देख के दिया था, जिनको हमने घड़ी के नाम पे वोट दिया था, जिनको हमने राष्ट्रवादी के नाम पे वोट दिया था, वो आज पैसे के लिए, सत्ता के लिए और जेल से डर के जो उधर जा रहे हैं, तो पब्लिक इनको माफ़ नहीं करेगी। और आने वाले दिनों में
राष्ट्रवादी कांग्रेस पहले से ज़्यादा ताकतवर बनी तो उभरेगी, इस बात की मैं नहीं बल्कि हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय शरद पवार साहब ने कल घोषणा कर दी। और उन्होंने कल बॉम्बे में इंसिडेंट हुआ और आज से वो घर के बाहर निकल के आज जो सतारा में है और वो पूरे महाराष्ट्र में गली गली घूमने वाले। औरंगाबाद के भी कुछ आमदारों का समावेश है इसके अंदर। औरंगाबाद के कोई इलेक्टेड आमदार नहीं है, जो है वो संस्थाओं के और टीचरों के चुन के आए आमदार है। वैसे उनका इस पार्टी को डेवलप करने में कोई योगदान नहीं, बल्कि वो गए तो हम तो समझते इस पार्टी की घाम गई, क्योंकि औरंगाबाद जिले में पार्टी को नहीं बढ़ने देने वाले ये लोग, ये दूसरी पार्टियों के दलाल बन के हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। इसलिए इनके जाने का कोई अफसोस नहीं, बल्कि सामान्य कार्यकर्ता खुश है। परिषद के बारे में आज ली गई है पत्रकार परिषद ये है कि हम किसी हाल में भी शरद पवार के साथ है और रहेंगे। जिस तरीके से पिछले 5-4 साल से और महाराष्ट्र में जो हालात हो रहे हैं आप देख रहे, शरद पवार साहब ने कैसे सबसे पहले सेकुलर हुकूमत बनाई, जो बीजेपी ज़्यादा सीटें ला के भी हुकूमत नहीं बनाई थी। उसके बाद फिर उन्होंने 2.5 साल के बाद किस तरीके से शिवसेना को तोड़ा, फिर से फिरका परस्त ताकत महाराष्ट्र में सत्ता में आई। अब उसके बाद शरद पवार साहब जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, जो सारे लोगों को लेके चल रहे, हिंदू मुस्लिम दलित आदिवासी सबको लेके चल रहे, ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी हाल में सेकुलर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ईडी की और सीबीआई की, इनकम टैक्स की, एनआईए की ये जो डर बता के, और ताज्जुब ये है 3 दिन पहले पंतप्रधान मोदी साहब ये बोलते हैं कि 72,000 करोड़ का घोटाला है और मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, और वही लोगों को उन्होंने वापिस 9 लोगों को सीएम बनाए, डिप्टी सीएम बनाए, मंत्रिपद दिए। तो इसके माने तुम्हारे पे कितने भी आरोप लगो, वहाँ गए तो वॉशिंग मशीन के ऐसा साफ हो जाता है इंसान। तो ये बड़ी लोकशाही के लिए धोखा है। जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत चला रही थी, वैसी वो इस तरीके से हिंदुस्तान में हुकूमत चालू हुई। कोई सेकुलर हुकूमत पार्टियों को हुकूमत करने नहीं दे रहे, मगर ये चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की जनता बोलो, महाराष्ट्र की जनता इनको बता देंगी कि फ़िक़ा परस्तों को कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकुलर ताकत ही चलेंगी। और हमारा नेता जो है शरद पवार साहब, जो हिंदुस्तान का एक ऐसा नेता है जो हर स्टेट का, हर हिंदुस्तान का कोने कोने का लोग उनको मानता है, और वही एक सेकुलर ताकत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुसलमान शरद पवार साहब से भरोसा करते, अब और ज़्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि फ़िक़ा परस्त के ख़िलाफ़ जो लड़ने वाले हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है फ़िक़ा परस्तों से मुसलमानों को है, जो सारे हिंदुस्तान में भी देख रहे, महाराष्ट्र में भी देख रहे। तो हमको किसी हाल में हमारा सेकुलर नेता को जिता के लाना है। गली गली में जाकर हम ये प्रचार करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि भाई हमारे हित के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, ये आप लोगों को समझाएंगे। और फिर से हम एक सेकुलर ताकत, राष्ट्रवादी ताकत, शरद पवार साहब की ताकत महाराष्ट्र में फिर से हम खड़े करेंगे। सेना में से कुछ लोग भागे थे तो गद्दार कहा गया था, तो अब के जो आमदार भागे तो उनको कुछ तो गद्दार है जी, गद्दार है। अरे गद्दार है, और क्या बोलेंगे? अब आप बोलिए क्या बोलना, उनके लिए लफ्ज़ कम का है। अरे जिस चाचा ने शुरू से लेकर आखिर तक बड़ा करा, जिसकी पहचान लिए, और ये उम्र में 80-84 साल की उम्र में धोखा दे रहे, अरे गद्दार से बुरा लफ्ज़ है ये। सर एक सवाल है, कल खासदार तहरीर साहब का बयान आ गया कि जो लोग एमआईएम को बी टीम का लक़ब देते थे, आज वो काफ़ी उनके बीजेपी में गए, आज क्या कहेंगे इसको? अरे उसको क्या कहेंगे? अरे घर में 4 भाई है, 2 भाई का दूसरी तरफ जाके घर बना रहे, तो उसको हम क्या करेंगे? हमारा घर तो मजबूत है, हम तो मजबूत है, हम थोड़ी बी टीम है। हमारे साथ कोई जाएगा टूट के जाएगा, क्या करेंगे उसको? कल कुछ होता, कुछ लबड़ा होता, कुछ गायब हो जाते तो हम क्या करेंगे? आज इस समय कुछ चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? बोलने का मतलब हमको ये बोलना है कि ये हमारी पार्टी मजबूत है, शरद पवार साहब मजबूत है, और उनके कार्यकर्ता, महाराष्ट्र की जनता मजबूत है, सक्षम है फ़िरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए। सर एक सवाल और है, इम्तियाज जलील साहब ने एक बयान भी कहा था कि हम फ़िरका परस्त ताकत को हराने के लिए महाविकास अघाड़ी में आने के लिए तैयार है। उन्होंने खुला नेतृत्व दिया था, अब हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे पूरे हिंदुस्तान का तुम इनको जहाँ ठहरे देखो, जो सेकुलर ताकतें हारी है, 2000, 5000, 4000 इन्होंने जो वोट लिए, और वो सेकुलर जमातें हारी हुई। तो आप देखिए तो इनका वर्चस्व क्या है। कई जगह तो इनके खाते भी नहीं खुले, कई जगह तो इनकी ज़मानतें जब्त हुई, यानी 100% ज़मानतें जब्त हुई। स्टेट का आप निकाल के देखो। तो बोलने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये सेकुलर ताकत को तकलीफ देना बीजेपी की छोड़ी हुई टीम है, और ये हमको तकलीफ दे रही, सेकुलर ताकत को तकलीफ दे रही। ये
किसी हाल में भी ये सेकुलर ताकत के साथ आने वाले नहीं है। ये खाली बात कर रहे हैं। अगर जो कोई इनको बुलाएंगा भी तो ये शराइत रखेंगे कि इतने सीट दो उतने सीट दो, जो पिछले इलेक्शन में हुआ महाराष्ट्र के, ये यही करेंगे और फिर से अपनी नई वो खड़े करेंगे। नमस्कार. आपण बघत आहात कालपासून जे राज्यामध्ये घडामोडी झालेल्या आहेत, तर त्या सर्व घडामोडी बघता मी असं म्हणेल की आज देशाचे नेते, आमचं श्रद्धास्थान, आमच्या सर्वांचे जाणते राजे आदरणीय शरद पवार साहेब हे आज एका सह्याद्री पर्वतासारखी त्या ठिकाणी उभे आहेत. आणि जे पण राष्ट्रवादीमधून जे नेते लोक तिकडे गेलेले आहेत, तर एक प्रकारे आईस या तंत्राचा वापर केलेला आहे. आईस म्हणजे आय म्हणजे इन्कम टॅक्स, सी म्हणजे CID आणि ई म्हणजे ED. तर ह्या तिन्ही तंत्रांचा वापर करून या ठिकाणी दबाव तंत्र करून, कदाचित त्या दबाव तंत्राचा परिणाम म्हणून असेल तर हे सर्व नेते लोक तिकडे गेलेले. हा पूर्ण भाजपची ही रणनीती असून भाजप ही रणनीती आखून पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न त्यांनी, आधी शिवसेना फोडलेली, आता राष्ट्रवादी पक्ष फोडण्यासाठी त्यांनी त्यांचा हा प्रयत्न केलेला आहे. गेल्या 28 तारखेलाच आम्ही दिल्ली येथे बैठकीला गेलो होतो. त्या ठिकाणी बैठक झाली. त्या ठिकाणी आदरणीय शरद पवार साहेब, आदरणीय सुप्रियाताई, प्रफुल्ल पटेल साहेब त्या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करून आम्ही पूर्ण संघटनेची रणनीती ठरवून कालच आम्ही दिल्लीहून इथं आलेलो होतो. पण मी या ठिकाणी असं सांगेल की आमचे नेते आदरणीय पवार साहेब हे सह्याद्री पर्वतासारखे आहेत आणि ते भरभक्कम मजबूत आहेत आणि या सर्व गोष्टींना धैर्याने तोंड देण्यासाठी ते समर्थ आहेत. आम्ही आणि त्यांच्या छत्रछायेमध्ये आम्ही पूर्ण कार्यकर्ते आदरणीय पवार साहेबांच्या मागे आहोत. आम्ही पूर्ण जिल्हा महिला राष्ट्रवादी काँग्रेस आदरणीय पवार साहेबांच्या मागे आहोत. आम्ही पुन्हा आम्ही सर्व उभे आदरणीय साहेब उभं करतील आणि आदरणीय साहेबांच्या मागे आम्ही आमची महिला राष्ट्रवादी आम्ही पूर्ण भक्कमपणे उभा आहोत असं या ठिकाणी मी नमूद करते. एक सवाल है, जैसे कि फडणवीस साहब ने एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि मैं अविवाहित रहूँगा, लेकिन वो आज रातों रात अलायन्स कैसा कर ली NCP से? ते आता या प्रश्नाचं उत्तर आपण त्यांनाच विचारा, कारण की त्याचं उत्तर त्यांच्याकडेच आहे की त्यांनी विश्वप्रतिज्ञा केली होती की काही जरी झालं तर आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्तेमध्ये जाणार नाही. पण मग हे सत्तेचं समीकरण हे त्यांच्या मर्जीने चालत आहे. कदाचित त्यांना कोणता विरोधी पक्ष ठेवायचाच नाहीये, म्हणून आता त्यांना पक्ष फोडायची काही गरज नव्हती, पण पक्ष फोडून त्यांना विरोधी पक्ष ठेवायचाच नाही हे ह्याच्यावरून निष्पन्न होतं. आपका नाम? मी छाया जंगले पाटील, जिल्हाध्यक्ष महिला राष्ट्रवादी काँग्रेस औरंगाबाद.